हमारे सैनिकों के जो वाहन जीप इत्यादि हैं उनके निश्चित रंग होते हैं और आतंकवादियों के वाहन के रंग नहीं होते। वो हम पर वार करने में समर्थ हो जाते हैं हमारे सैनिकों पर, हमारे सैनिक उन पर वार करने में समर्थ नहीं होते। ये बहुत बड़ी त्रुटि सीमा पर है, मुझे मालूम। दूसरी बात यह है कि हमारे सैनिकों के वेश निश्चित होते हैं और आतंकवादियों के वेश निश्चित नहीं होते। इसलिए आतंकवादी छिप करके हमारे सैनिकों पर, सैनिकों के अड्डों पर आघात करने में समर्थ हो जाती है। बहुत बड़ी त्रुटि वर्तमान में रक्षा विभाग में है, पहले से है। तीसरी बात यह है कि हमारा कोई भी परमाणु संस्थान से लेकर सीमा का क्षेत्र नहीं जहां पड़ोसी राष्ट्र के गुप्तचर विशेषज्ञ विद्यमान न हो। हमारी कोई भी चीज़ भारत की गुप्त नहीं रह पाती। भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को हमारी सुरक्षा की जितनी जानकारी नहीं होती है, यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष को उससे ज़्यादा हम पर आक्रमण करने के लिए जो तंत्र तैयार रहता है उनके पास जानकारी रहती है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की कूटनीति को विफल करने में हमारे प्रधानमंत्री सफल नहीं रहे हैं। और अंत में एक तथ्य मैं कहना उचित समझता हूँ, राष्ट्रभक्ति के कारण सेना प्राणों पर खेलती है। सैनिक हमारे जूझ जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। कारगिल युद्ध के बाद मैंने दिल्ली के हॉस्पिटल में जाकर देखा, लगभग 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर की यात्रा करके मैंने बिहार की राजधानी पटना में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कहा था पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है, लेकिन भारत सरकार को पता नहीं। हमको 7 महीने पहले पता लग गया था। सीमा पे जाके मैंने गोष्ठी की थी। कारगिल युद्ध हुआ, मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ? हमारे सैनिक युद्ध करते हैं, जीतते भी हैं। ताशकंद वार्ता, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात मैं कहता हूँ। अंत में नेता वातानुकूलित कक्ष में, एकांत में, कमरे में बैठ करके उस विजय पर पानी फेर देते हैं, समझौता कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? बहादुरी तो हमारे सैनिक दिखाते हैं, विजयी भी होते हैं। अंत में राजनीतिक तंत्र उनकी विजय पर पानी फेर देता है। इसलिए राजनीतिक तंत्र को भी, शासन तंत्र को भी इतना सुबुद्ध होना चाहिए कि हमारे लाडले लाल जो सैनिक हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। और एक युद्ध की बात और कह देता हूँ। हमारे यहाँ युद्ध की क्या प्रथा थी? जीवित रहो तो राज्य करो, अगर जीवित नहीं, प्राणों का व्यामोह है, जीवित नहीं रह सकते तो राज्य के अधिकारी नहीं। दुर्योधन भी सेन डटा हुआ था या नहीं? ऐसा थोड़े था कि दुर्योधन हस्तिनापुर में बैठ कर के आदेश देता था सैनिकों को। योद्धा के रूप में स्वयं राजा दुर्योधन भी था, तो इधर युधिष्ठिर भी थे। इसका मतलब बेटे पोते के सहित, भाइयों के सहित दुर्योधन भी युद्ध के मोर्चे पर डटा था, तो पांडव भी अपने बेटे पोते के सहित डटे थे। उधर रामभद्र लक्ष्मण के सहित डटे थे, तो रावण भी बेटे पोते के सहित सहयोगियों के सहित डट। तो हमारे यहाँ युद्ध की प्रणाली यह थी, राजा भी युद्ध में सम्मिलित होता था। केवल सेनाध्यक्ष के आदेश से काम नहीं चलता था। सेनाध्यक्ष ही नहीं, उस समय के राजा भी युद्ध के मोर्चे पर होते थे। ये भारतीय युद्ध की प्रशस्त परंपरा थी। वीर भोग्या वसुंधरा जो जीतता था वो राज्यश्री करता था। तो रक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व है जो शासन तंत्र के पुरोधा संधि या विग्रह करने में अधिकृत हैं, उस सैनिकों की बहादुरी पर, उनकी सफलता पर, उनकी विजयश्री पर पानी न फेरें। समय की सीमा में हमने संकेत किया। हर हर महादेव।